नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नेताओं की गाड़ी के पहिए थम गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब इंतजार है तो सिर्फ फैसले का। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का सहरा भले ही किसी के भी सिर पर सजे, पर इस बार का चुनावी प्रचार जिस तरह से धुआंधार तरीके से हुआ है, उसमें कईयों ने अपने नाम रिकॉर्ड भी करा लिए हैं, तो कईयों को इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हमारे स्पेशल स्टोरी में आज आपको बताते हैं आखिर किस पार्टी के नेताओं ने किस तरह से जनता को साधा, किसने कितनी ताकत झोंकी और किसने कितनी रैलियां करके रिकॉर्ड बनाया दिया। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से नेताओं के एजेंडे भी वक्त के साथ ही बदलते रहे। साल 2024 दुनिया के लिए सबसे गर्म साल होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, मगर ये चुनावी साल जरूर है। भारत ही नहीं, दुनिया के 64 देशों की आवाम इस बरस आम चुनावों में हिस्सा ले रही है। यहाँ विश्व की आधी आबादी रहती है। भारत में संपन्न होने जा रहे चुनाव के केंद्र में लोग, उनके मुद्दे किस कदर रहे, ये अध्ययन का विषय है। लेकिन चाहे अनचाहे पक्ष से लेकर विपक्ष तक की सियासी मुहिम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे में ये समझाना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी ने इस चुनाव को किस तरह देखा। साथ ही ये भी जरूरी है कि जानना कि किस तरह से विपक्षी नेताओं ने भी कांटे की टक्कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएम मोदी से। पीएम मोदी इस चुनावी साल में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने किस राज्य में ज्यादा गए, कहां उनका जाना ना के बराबर हुआ और कहां उन्होंने जाने की जरूरत नहीं समझी। ये उनकी पार्टी की इस चुनाव से उम्मीद, उसके लिए रची गई रणनीति, जद्दोजहद और प्राथमिकताएं बताने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने 3 जनवरी को केरल के थेकिनकाडु से जो चुनावी बिगुल बजाया, वो 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में थमा। अब पीएम कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले 5 महीने में यानी 1 जनवरी से 30 मई 2024 तक कम से कम 181 रैलियों को संबोधित किया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उनके रोड शो, इवेंट, टीवी चैनलों के समिट, मन की बात, विकसित भारत कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से बातचीत, दर्जनों इंटरव्यू, आधारशिला, शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम, मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए किए गए दौरे शामिल नहीं है। 181 केवल और केवल पीएम के रैलियों की संख्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद से पीएम ने 206 जनसंपर्क के कार्यक्रम किए। एक टीवी चैनल की गिनती के मुताबिक इसमें जनसभा की संख्या 164 है, जो 16 मार्च से 30 मई तक की है। इसका एक अर्थ ये निकलता है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5 महीने में औसतन हर दिन कम से कम एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। चुनाव के ऐलान के बाद हुई रैलियों की औसत ली जाए तो पीएम हर दिन 2 से 3 रैली करते दिखे। अब आते हैं उस मूल सवाल पर कि प्रधानमंत्री ने रैलियों के चयन में किस राज्य को कितनी प्राथमिकता दी। इस पूरे विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात यही है कि जरूरी नहीं जहां ज्यादा सीटें हो, पीएम का दौरा भी वहीं ज्यादा हुआ। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक अपना चुनावी रथ घुमाया है। संख्या की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक रैली उत्तर प्रदेश में की, लेकिन उनका अधिक जोर पश्चिम बंगाल पर दिखा। 2-3 रोज पहले न्यूज एजेंसी एनआईए को दिए एक इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा प्रदर्शन करेगी, तो बहुत से लोग चौंक गए। लेकिन राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री की रैलियों की संख्या को नजदीक से देखने पर मालूम होता है कि उनका ये विश्वास कहां से आ रहा है। दरअसल पीएम ने पश्चिम बंगाल में रैलियों की बौछार कर दी है। उत्तर प्रदेश, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, प्रधानमंत्री ने केवल 24 रैलियां की, जबकि पश्चिम बंगाल, जहां उत्तर प्रदेश की तुलना में आधे के करीब सीटें हैं, मोदी लगभग यूपी के बराबर ही 23 जनसभाओं के जरिए लोगों के मुखातिब हुए। इस तरह उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जहां 3 से 4 सीटों को साधने के लिए एक रैली करते दिखे, तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने हर दूसरी सीट पर रैली करी। अब आते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। तो उन्होंने किस तरह से लोगों को साधा है और कितनी रैलियां की हैं, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे में से प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां, रोड शो और मीडिया से बातचीत की है। प्रियंका गांधी ने 108 से ज्यादा रैलियां, रोड शो किए, 100 मीडिया बाइट्स
टिक टैक और इंटरव्यू दिए, साथ ही 5 फुल प्रिंट इंटरव्यू दिए। वहीं खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने महागठबंधन की साझा घोषणा के बाद 6 अप्रैल से कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 551 छोटी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खूब जोर लगाया। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां, रोड शो किए। पार्टी के चुनावी कार्यक्रम भी इनमें जोड़ लिए जाएं तो संख्या 221 है। शाह ने पूरे चुनाव में हवाई मार्ग और रोड मार्ग से 1,10,000 किलोमीटर कवर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। वहीं विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए, जबकि ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो और पद यात्राएं की। नड्डा ने 2 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों का दौरा किया। उन्होंने 125 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया और 134 चुनावी सभा और रोड शो किए। नड्डा ने चुनाव में कुल 85,957 किलोमीटर की यात्रा की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चुनाव में 101 चुनावी इवेंट किए। उन्होंने 94 रैलियां और 7 रोड शो किए। इतना ही नहीं, बात अगर करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में 204 धुआंधार रैलियां और प्रचार कार्यक्रम किए। सीएम आदित्यनाथ ने 65 दिनों में इन 204 कार्यक्रमों को किया है। सीएम योगी ने इन 65 दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां की। 27 मार्च 2024 से 30 मई 2024 तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना रुके और बिना थके 169 जनसभा, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन भी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान कुल 101 चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें 94 रैलियां और 7 रोड शो शामिल रहे। वहीं अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने इस दौरान 115 रैलियां और 18 रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केवल 87 रैलियां की। ये तो रही रैलियों की बात, लेकिन अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि पंजाब में मतदाताओं का मूड बहुत अप्रत्याशित रहा है। पंजाब लोग हमेशा कुछ अलग तरह से वोटिंग करते हैं। देश के मूड के साथ भी उनका मूड हो सकता है और नहीं भी। 2014 में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने वाले पंजाब ने 2019 में केवल 1 सीट ही दी, पर 2022 आते आते आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 3/4 सीटें जीत ली। पर 2022 में सीएम भगवंत मान को छोड़ी हुई संगरूर सीट पर पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को बाहर भी कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 84 के सिख विरोधी दंगों के बाद किसी को यकीन नहीं था कि यहां कभी कांग्रेस अपनी जड़ें जमा सकेगी, पर आज प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस ही विराजमान है। सवाल उठता है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को गांवों में नहीं घूमने देने वाली जनता क्या कभी बीजेपी को ताज पहनाएगी? तो इसका जवाब यही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कब पंजाब का मन बदल जाए। प्रधानमंत्री अपने अंतिम दौर के प्रचार में पंजाब में ऐसा अखल जाए है कि कुछ भी संभव हो सकता है। 30 मई यानी 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही सबकी नजर अब 4 जून पर टिक जाएगी, जब नतीजों के आंकड़ों की बरसात होगी। कौन जीता, कौन हारा या फिर किसके कितने नंबर आए, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का चुनावी अभियान पिछले चुनावों के मुकाबले कुछ खास शब्दों और तेवरों के लिए याद किया जाएगा। मानो अब की बार आखिरी बार का दाव था और इस दाव में किसी भी दल के लिए कोई एक मुद्दा स्थिर नहीं रहा। जैसे जैसे चुनाव चरण आगे बढ़ गए, मुद्दे भी बदलते गए। बीजेपी शुरू से ही 400 पार के नारे लगाती रही तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता संविधान और लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ मैदान में कूदे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को मुस्लिम परस्त से लेकर राम विरोधी भी बनाने से नहीं चुके। 16 मार्च को जैसे ही चुनाव आयोग की टीम ने 7 चरणों में मतदान की तारीख का ऐलान किया, राजनीतिक दलों के नेता जुबानी तीर तरकश लेकर मैदानी जंग में कूद पड़े। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार के नारे गूंजे। इस नारे की गूंज इतनी दूर तक गई कि ये बीजेपी के लिए एक तरह की ढाल बन गई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को हराने के बजाय 400 पार के आंकड़े को रोकने में ही अपनी ऊर्जा लगा दी। पहली बार किसी चुनाव भाषण में मंगलसूत्र शब्द भी सुनने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र के बहाने कांग्रेस पार्टी और उसके घोषणा पत्र पर ताबड़तोड़ हमले किए।
दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर संपत्ति की असमानता पर विचार किया जाए। इसी में राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति के सर्वे का भी जिक्र था। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति बंटवारे से जोड़ दिया। बात मंगलसूत्र से शुरू होकर घर, बगीचा और गाय भैंस के छीन लेने तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शहरी नक्सलवाद से भी जोड़ा तो मुस्लिम लीग से भी। दूसरी तरफ ऐन मौके पर जब अमेरिकी विरासत कर के संबंध में सैम पित्रोदा ने अपनी राय रखी तो बीजेपी ने उसे भी चुनावी प्रचार में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और राहुल गांधी पर आक्रामक हमले किए। यानी कुल मिलाकर अगर इस बार के चुनावी माहौल को सही से देखा जाए तो रैलियों से लेकर बयानबाजियों तक में काफी कुछ बदलता हुआ देखने को मिला। लेकिन जीत किसकी किस्मत में होगी ये 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।